ये कहानी शोभा नाम की एक औरत की है। शोभा बनारस के किसी गांव में अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। शोभा ने अपने बड़े बेटे मुकेश की शादी बहुत ही खूबसूरत लड़की राधा से करवाई थी। राधा सुंदर तो बहुत थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड भी था। लेकिन फिर भी शोभा अपनी बहू राधा को बहुत पसंद करती थी। एक दिन सुबह के समय सारा परिवार एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। तभी शोभा अपने छोटे बेटे अनुज से कहती है, देख रहे हो अनुज बेटा, तुम्हारे बड़े भाई के लिए कितनी सुंदर पत्नी लेकर आई हूँ मैं। सब लोग राधा की कितनी तारीफ करते हैं। तू देखना अनुज बेटा, मैं तेरे लिए भी राधा जैसी सुंदर बीवी लेकर आऊंगी। फिर देखना सारे रिश्तेदार हमसे कैसे जलेंगे। अनुज को अपनी माँ की थिंकिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, और उसका कारण ये था कि वो सोनी नाम की एक सांवली लड़की को पसंद करता था। अनुज अपनी माँ का जवाब देते हुए कहता है, लेकिन मम्मी, रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंसान का मन सुंदर होना चाहिए। चुप कर तू अभी छोटा है, तुझे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। आज के जमाने में बाहरी सुंदरता बहुत मायने रखती है, और जब माँ सुंदर होगी तभी तो बच्चे सुंदर होंगे ना। अनुज अपनी माँ की बातों का अब कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से उठकर चला जाता है। इसी तरह समय गुजरता है और अनुज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। वो जानता था कि उसकी माँ सोनी से उसकी शादी अपनी मर्जी से तो कभी नहीं करवाएगी, इसलिए वो बिना किसी से कुछ कहे अपनी मर्जी से सोनी के साथ मंदिर में शादी कर लेता है और उसे अपने साथ घर ले आता है। बहू का रंग काला देखकर शोभा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर चला गया था। एक तो तूने अपनी मर्जी से शादी कर ली और ऊपर से लड़की भी इतनी काली चुनी। अरे इस काली लड़की में तुझे ऐसा क्या दिख गया? डायन कहीं की, मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। मेरी तो किस्मत ही फूटी निकली। अब पूरा मोहल्ला मेरा मजाक बनाएगा। पता नहीं मैंने क्या कर्म किए थे जो इतनी काली बहू मेरे घर आ गई। शोभा की ऐसी बातें सुनकर नई बहू सोनी को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। दूसरी तरफ शोभा अपने बेटे की खुशी के कारण अपनी काली बहू को घर में रखने के लिए तैयार हो जाती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाते हैं। सोनी भले ही काले रंग की थी, लेकिन वो सर्वगुण संपन्न थी। लेकिन उसके काले रंग के आगे उसकी सास शोभा को उसके सारे गुण बेकार लगते थे। कुछ दिन बाद शोभा की बहन के बेटे की शादी थी, इसलिए सारा परिवार शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। राधा बहू, तुम्हारे मौसेरे देवर की शादी है, अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि उसकी शादी में सारी रस्म तुम्हें ही करनी है। बेचारे की तुम्हारे अलावा और कोई भाभी नहीं है। क्यों नहीं मम्मी जी, मुझे भी अच्छा लगेगा उनकी शादी की रस्में करने में। मम्मी जी, मुझे भी तैयारी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि देवर तो वो मेरे भी लगेंगे। मैं भी तो उनकी छोटी भाभी लगूंगी ना। नहीं बहू, तू रहने दे। मुझे नहीं लगता कि तुझे वहाँ जाना चाहिए। अगर तू वहाँ जाएगी तो उसकी शादी से ज्यादा तेरे काले रंग के चर्चे होंगे, और मैं नहीं चाहती कि 4 लोगों में मेरा मजाक बने। वैसे भी भाभी की रस्म करने के लिए राधा रहेगी वहाँ। अपनी सास की बात सुनकर सोनी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी। वो अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी भी इस घर की अच्छी बहू बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद भी राधा भाभी को इतना सम्मान मिलता है और मुझे इतना नीचा दिखाया जाता है। सोनी की नजरों के सामने राधा शादी में जाने की सारी तैयारियां कर रही थी, और बेचारी सोनी नम आंखों से सारा कुछ देख रही थी। इसी तरह शादी वाला दिन आ जाता है। सभी शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सोनी का पति अनुज भी शादी में जा रहा था। घर में क्या चल रहा है इस बारे में अनुज को कोई खबर नहीं थी। वो सोनी से कहता है, अरे सोनी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या हुआ, तुम्हें शादी में नहीं जाना है क्या? नहीं अनुज, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा शादी में जाने का। क्या हो रहा है तुम्हें, बताओ। अगर तुम्हारी ज्यादा तबीयत खराब है तो मैं घर पे ही रुक जाता हूँ। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है। एक गोली लेकर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए और आराम से तैयार होकर जाइए। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ऐसा कहकर अनुज और सारा परिवार शादी में चला जाता है। घर में अकेली बैठी सोनी बहुत उदास हो रही थी। अब तो ये हमेशा का हो गया था। सोनी को फंक्शन या रिश्तेदारों से हमेशा दूर रखा जाता था। इन सब से वो ज्यादातर दुखी रहने लगी थी। एक सुबह वो अपनी सासू माँ से कहती है, मम्मी जी, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है।
ठीक है जाओ, लेकिन अपना मुंह साड़ी के पल्लू से ढक कर जाना, क्योंकि वैसे ही काला है। सूरज की किरणों से और काला हो गया तो तुम्हें पहचानना मुश्किल हो जाएगा। सोनी बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। रास्ते में चलते चलते वो खुद से ही कहती है, घर से बाहर निकल तो आई हूँ, लेकिन वापस जाकर सबके ताने सुनने की अब हिम्मत नहीं हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, किसको अपने दिल की बात बताऊँ। तभी सोनी की नजर उसके पीछे आ रही एक औरत पर जाती है, जो कब से सोनी के पीछे पीछे आ रही थी। कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रही हैं ना? क्योंकि मैं काफी देर से देख रही हूँ आप मेरे पीछे पीछे आ रही हैं। हाँ, मैं तुम्हारा पीछा ही कर रही हूँ। मैंने तुम्हें उदास देखा था तो सोचा तुमसे तुम्हारी उदासी का कारण पूछ लूं, लेकिन तुम्हारे पीछे चलते हुए मुझे तुम्हारी सारी परेशानी पता चल गई। तुम अपने काले रंग से बहुत परेशान हो ना? नहीं, मुझे अपने काले रंग से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन काले रंग की वजह से मुझे वो सम्मान नहीं मिल रहा जो मुझे मिलना चाहिए। मेरी सासू माँ और मेरी जेठानी मेरा बिल्कुल सम्मान नहीं करती हैं, लेकिन आप मेरे बारे में क्यों जानना चाहती हैं? क्योंकि आज के जमाने में अनजान लोगों के दुख से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनी की बात सुनकर वो औरत मुस्कुराने लगती है और एक परी का रूप धारण कर लेती है। औरत को रूप बदलते हुए देखकर सोनी हैरान हो जाती है। कौन हो आप? अभी तो यहाँ पर एक साधारण सी औरत खड़ी थी। सोनी, मैं एक परी हूँ। भगवान ने मुझे तुम्हारी तकलीफ को कम करने के लिए भेजा है। क्या सच में आप मेरी तकलीफ को कम कर सकती हो? हाँ सोनी। ऐसा कहकर परी वहाँ पर एक जादुई सैंडल प्रकट करती है और कहती है, मैं तुम्हें ये जादुई सैंडल देना चाहती हूँ। इस सैंडल को पहनते ही तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पूर्णिमा की रात 1 घंटे के लिए तुम्हारा असली रूप वापस आ जाएगा। उस 1 घंटे के लिए तुम्हें लोगों से अपने आप को छुपा कर रखना होगा। सोनी बहुत खुश होती है और जल्दी से जादुई सैंडल पहन लेती है। उसके ऐसा करते ही वो बेहद खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, मैं तो सच में बहुत खूबसूरत हो गई। मैं खुद को ही पहचान नहीं पा रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। अब मैं घर जाकर अपनी ये सुंदरता अपनी सासू माँ और जेठानी को दिखाना चाहती हूँ। ऐसा कहकर सोनी वहाँ से घर की तरफ आ जाती है। सारे मोहल्ले वाले भी उसको देखकर हैरान हो रहे थे। ये तो शोभा की छोटी बहू सोनी है ना? ये तो बहुत काली थी, ये इतनी सुंदर कैसे बन गई? सच में ये तो बहुत खूबसूरत हो गई है, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। उन सब की बातें सुनकर सोनी बहुत खुश होती है। बिल्कुल सही पहचाना आंटी जी आपने मुझे। मैं शोभा जी की छोटी बहू सोनी ही हूँ। ऐसा कहकर सोनी घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद उसकी सासू माँ उससे कहती है, हाँ जी मैडम कहिए, किससे मिलना है आपको? मम्मी जी, मैं सोनी हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? सोनी, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? अरे तेरा रंग इतना गोरा कैसे हो गया? हाँ सोनी, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कहीं तुम पार्लर से होकर तो नहीं आ रही हो? लेकिन लग तो नहीं रहा कि तुमने चेहरे पर कोई मेकअप लगा रखा है। भाभी जी, मैंने कोई मेकअप नहीं लगा रखा है, ये मेरी नेचुरल ब्यूटी है। और वैसे भी आप लोगों को आम खाने से मतलब होना चाहिए, गुठली से नहीं। जब मैं काली थी तब आप लोगों को दिक्कत होती थी, अब जब मैं गोरी हो गई हूँ तब भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है। वैसे मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब आप लोग मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। ऐसा कहकर सोनी वहाँ से चली जाती है। सोनी के जाने के बाद शोभा अपनी बड़ी बहू से कहती है, ये सोनी ही है ना? कहीं उसकी जगह कोई और तो हमारे घर में नहीं आ गया, जिसके मुंह से कल तक आवाज तक नहीं निकलती थी, आज वो 7वें आसमान पर चढ़ गई है। इसी तरह समय बीतने लगता है और सोनी अब घर का कोई काम नहीं करती थी। उसे बड़े बड़े लोग पार्टियों में इनवाइट करते तो वो वहाँ चली जाया करती थी, जिस कारण घर का सारा काम उसकी जेठानी राधा को करना पड़ रहा था। एक दिन राधा अपने मन में सोचती है, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। ये महारानी सिर्फ पार्टियां अटेंड करती है, मैं तो बहाना मारकर मायके चली जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा इतना सारा काम। अगली सुबह राधा अपनी माँ की बीमारी का बहाना लगाकर अपने पति के साथ मायके चली जाती है। अनुज को भी किसी काम से शहर से बाहर जाना था। वो सोनी से कहता है, सोनी, मुझे 2 दिन के लिए काम से बाहर जाना है। घर में भैया भाभी भी नहीं है। 2 दिन तुम्हें ही माँ का ख्याल रखना है, माँ का अच्छे से ध्यान रखना। आप चिंता क्यों करते हैं जी, मैं हूँ ना, आप बेफिक्र होकर जाइए। अनुज अपना सामान लेकर 2 दिन के लिए बाहर चला जाता है। अनुज के जाने के बाद सोनी अपने मन में सोचती है, अच्छा हुआ ये चले गए, भैया भाभी भी घर पर नहीं है। मम्मी जी का क्या है, वो तो रात को जल्दी सो जाती हैं,
आज वैसे भी पूर्णिमा की रात है, 1 घंटे के लिए मेरा असली रंग वापस आ जाएगा। चलो, ये पूर्णिमा तो अच्छे से बीत जाएगी। ऐसा सोचकर सोनी खुश हो रही थी। रात को धीरे धीरे उसका असली रंग वापस आने लगता है। लगता है मेरा असली रंग धीरे धीरे वापस आ रहा है। पता नहीं मम्मी जी सोई भी होंगी या नहीं। थोड़ी देर में पूरी तरह से सोनी पहले की तरह काली हो जाती है, लेकिन तभी शोभा के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है। अपनी सास की आवाज सुनकर सोनी भागते हुए उनके कमरे में जाती है। वो देखती है कि उसकी सास बेहोश होकर जमीन पर पड़ी है। अरे सासू माँ को क्या हो गया? मुझे इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। सोनी अपनी सास को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर द्वारा चेकअप करने के बाद पता चलता है कि उसकी सास को हार्ट अटैक आया था। अच्छा हुआ आप अपनी सास को समय पर यहाँ ले आई, वरना इनको बचाना बहुत मुश्किल था। सोनी ने अपने पति और भैया भाभी को भी फोन कर दिया था। थोड़ी देर में सब वहाँ पहुँच गए। सबने जब सोनी का काला रंग देखा तो सभी हैरान रह गए। सोनी ने अपनी सास और बाकी के घर वालों को रोते हुए जादुई सैंडल और परी के बारे में सब कुछ बताया। सारी बात जानने के बाद शोभा ने कहा, मेरी प्यारी बहू, गलती तो मुझसे हुई है। तेरा तो मन बहुत साफ है। मेरी जान बचाने के चक्कर में तूने अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि अगर किसी ने तुझे काले रंग में देख लिया तो तू दोबारा गोरी कभी नहीं हो पाएगी, और इन सब का कारण मैं बनी। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, मेरे लिए सुंदरता से ज्यादा जरूरी मेरा परिवार है, और मैं तो बस आप लोगों को ये एहसास दिलाना चाहती थी कि मेरा रंग चाहे जैसा भी हो, मेरा दिल बहुत अच्छा है। शोभा खुशी से सोनी को गले लगा लेती है। उस दिन के बाद घर में सभी उससे बहुत प्यार करने लगते हैं। अब उसे भी घर की बड़ी बहू राधा की तरह सम्मान दिया जाता है, और इस तरह सोनी अपने काले रंग और परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। सीता बहू, अरे ओ सीता बहू, तूने गलती से पूजा के दिए में घी की जगह तेल डाल दिया है। देख, जल्दी दे घी लाकर, मंदिर जाने के लिए देरी हो रही है। मम्मी जी, मेरी माँ कहती है कि जले में घी नहीं डालते, आग बढ़ती है। वैसे भी घी कितना महंगा हो गया है। अगर आप रोजाना घी का दिया जलाओगी तो महीने भर का घी 1 हफ्ते भी नहीं चलेगा। अरे निगोड़ी, सुबह सुबह कंजूसी शुरू कर दी तूने। इससे ज्यादा सास कुछ कहती कि ससुर जी की आवाज आ जाती है। बहू, ये क्या है? आज अखबार वाले ने केवल एक ही पन्ने का अखबार दिया, बाकी के पन्ने कहाँ गए? और ये चाय में से दूध कहाँ गायब हो गया? पापा जी, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि दूध वाली चाय सेहत के लिए हानिकारक होती है, इसलिए चाय में दूध नहीं डाला। और वैसे भी आप तो गैस के मरीज है ना। मेरी बच्ची कितना ख्याल रखती है मेरा। अच्छा, ये अखबार वाला बाकी के पन्ने देना भूल गया क्या? अरे नहीं पिताजी, आपको अखबार पढ़ने में दिक्कत होती है ना, इसलिए मैंने उसको बोला कि जो खबर ज्यादा इम्पोर्टेंट हो वही पन्ना देना बस। और पता है पिताजी, उसने 10 रुपए का अखबार मुझे सिर्फ 1 रुपए में दे दिया। मैंने महीने में अखबार के पीछे कुल 270 रुपए की बचत की है। देखो शांति, बहू मेरा कितना ख्याल रखती है। इतना तो तुमने 40 सालों में मेरे बारे में सोचा तक नहीं, जितना बहू 4 महीने में मेरा ख्याल रखने लगी है। कंजूस कहीं की, चिकनी चुपड़ी बातों में चूना लगा रही है और इनकी समझ में नहीं आ रहा। फिर सास मुंह बनाकर मंदिर के लिए चली जाती है। वहीं शाम के समय जब बहू घर के खर्च का हिसाब कर रही होती है, ये क्या, इस महीने मैंने सिर्फ 10 रुपए की बचत की है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा रहा तो मेरी इनकी कमाई तो पूरी की पूरी लुट जाएगी। बचत ज्यादा करना होगा मुझे। इस घर में पैसे तो पानी की तरह बहाए जाते हैं। वहीं अगले दिन से सीता मिशन पैसे बचाओ कंजूसी बढ़ाओ अभियान पर लग जाती है। और शाम के समय जब सभी खाना खा रहे होते हैं, सीता, ये दाल में नमक कम क्यों है? हाँ बहू, और ये रोटी आधी कच्ची आधी पक्की क्यों है? हमारे घर में तो आरओ लगा है बहू, तो पानी में भी अजीब सी गंध क्यों आ रही है? लाइए दिखाइए माँ जी। नहीं तो कोई भी गंध नहीं आ रही है इसमें से तो। फिर बहू दाल और रोटी भी खाकर चेक करती है। पिताजी, श्याम जी, सब कुछ तो बढ़िया बना है। आप लोगों को खाना नहीं खाना तो कम से कम मेरे बनाए खाने का अपमान तो मत करिए। कितने प्यार से खाना बनाया मैंने आप लोगों के लिए। अरे रो मत पगली, हम तो बस बता रहे थे। रो मत बहू, ठीक बना है खाना।
माँ बाप के सामने कोई लाज शर्म नहीं बची, हर जगह बस प्यार दिखाना होता है। फिर सभी गैर मन से खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। वहीं रात में अचानक से लाइट चली जाती है। ओहो, कितने मच्छर काट रहे हैं। सीता एसी क्यों बंद कर दिया? ए जी, लाइट चली गई है। इस तरह पूरी रात सभी घर वालों को बिना लाइट के ही सोना पड़ता है, जिससे मच्छर काट काट कर उनका बुरा हाल कर देते हैं। और सुबह होते ही सीता जल्दी से उठकर मेन स्विच ऑन कर देती है और पूरे घर में फिर से लाइट आ जाती है। वहीं पूरी रात ना सोने के कारण श्याम और बाकी घर वाले दिन में देर तक सोते हैं और उन्हें अपने अपने कामों के लिए भी लेट हो जाता है। सीता, जल्दी से टिफिन पैक कर दो, बहुत देर हो गई है। ए जी, मैं भी तो देर से उठी हूँ। एक काम करो, आज ना जैम और ब्रेड लेते जाओ, कल से पक्का टाइम पर टिफिन बना दूंगी। अच्छा ठीक है। फिर श्याम गैर मन से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीता, वाह सीता, क्या आइडिया लगाया है। ऐसे में तो रात भर जो एसी बिजली खींचता है उसके पैसे बच जाएंगे और तो और दिन में सब देर तक सोएंगे तो ब्रेकफास्ट और लंच भी बच जाएगा, फिर डायरेक्ट शाम को डिनर। वाह, ये तो सही तरकीब निकाली है मैंने। और इस तरह सीता बचत के चक्कर में दिन ब दिन कंजूसी करती रहती है। फिर एक दिन, माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ, राशन और सब्जी खत्म हो गई है ना। ठीक है, जा, समय से आ जाना। शाम को मेरी कुछ सहेलियाँ खाने पर आ रही हैं, तो खाने में कुछ अच्छा बना देना। ठीक है सासू माँ, आज तो ऐसा खाना खिलाऊंगी इन्हें कि कभी भी ये औरतें दूसरों के घर का बजट बिगाड़ने नहीं जाएंगी। इतना सोचकर सीता मार्केट चली जाती है। भैया, ये सब्जी कैसे दी? बहन जी, 40 रुपए पाव। और वो साइड में जो सब्जी रखी है वो कैसे दी? दीदी, वो तो फेंकने के लिए रखी है, आधी सड़ी गली है। अरे भैया, इतनी अच्छी सब्जी आप फेंक दोगे? ना 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 ना, ये तो माता अन्नपूर्णा का अपमान करना हुआ। एक काम करो, ये लो 10 रुपए और ये सारी सब्जी मुझे दे दो। मैं तो वैसे भी फेंकने वाला था, ले जाने दो, मेरा ही काम कम हुआ। इस तरह सीता सारी खराब सब्जियां उससे खरीद लेती है और फिर राशन की दुकान पर जाती है। काका जी, सबसे सस्ता चावल, दाल और आटा होना वो पैक कर दो, 5-5 किलो। लेकिन बेटा, सबसे सस्ता वाला तो जानवरों के खाने में मिलाने के लिए रखा हुआ है, कुछ लोग आकर लेकर जाते हैं। हाँ तो काका, जानवरों के लिए ही तो मांग रही हूँ, लाओ अब जल्दी से। फिर सीता कम पैसों में सस्ता वाला राशन लेकर घर आ जाती है और शाम के खाने की तैयारी करने लगती है। अब जब शाम के समय सास की सहेलियां घर आती है, अरे शांति बहन, घर तो बड़ा मस्त बनाया है तूने, लाखों रुपए लगे होंगे ना? लाखों? अरे पूरे 2 करोड़ रुपए लगे हैं इसे बनाने में। ओहो, 2 करोड़ रुपए? हाँ, हम हाई क्लास लोग हैं ना, अब शहर में कोठी होना आम बात थोड़ी ना है। सही कह रही हो शांति बहन, अब जो शहर के बाहरी इलाकों में रहते हैं उनके लिए तो लाख रुपया भी बड़ी बात है। क्यों रानी और कौशल्या? हाँ हाँ, सही बात है। अब ये सब छोड़ो बहनों, पानी पियो। सूखा पानी? अरे खाने के लिए कुछ मीठा नमकीन तो लाती बहू। आंटी जी, पानी सूखा नहीं है, गीला है, देखिए ना। फिर सभी चुप हो जाती हैं और चुपचाप पानी पीकर बातें करने लगती हैं। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं। 2 घंटे हो गए लेकिन कुछ खाने पीने को नहीं पूछा तुम्हारी बहू ने। हाँ हाँ, माफ करना बहन, अभी आई मैं। फिर सास रसोई में चली जाती है। अरे ओ माता जी, आज खाना मिलेगा या नाक कटवाएगी मेरी? मम्मी जी, मैं बहू जी हूँ, माता जी नहीं। और आप कोई सुर्पनेखा थोड़ी ना है जो मैं आपकी नाक काट लूंगी। अच्छा चलिए, लगाती हूँ खाना। जितनी लंबी जुबान है ना, उतना हाथ भी चला लिया कर। फिर शांति बाहर चली जाती है और बहू टेबल पर खाना लगाने लगती है। चलिए आप सभी खाना खाने आ जाइए, खाना लग गया है। फिर सीता सभी को खाना परोसने लगती है। अरे बहू, जरा टीवी तो चालू कर देना, चुगली सास बहू की सीरियल का समय हो गया है। तुम भी देखती हो? मैं भी देखती हूँ यार, कितना मजा आता है। सारे मोहल्ले की औरतें चुगली बतलाती हैं और सास बहू आपस में एक दूसरे से धोबी पछाड़ लड़ाई करती हैं। ये औरतें अपने सीरियल के चक्कर में मेरा नुकसान करवाएंगी। फिर सीता जाकर मेन स्विच का बटन बंद कर देती है, जिसके कारण एक बार फिर से घर में अंधेरा हो जाता है। ये कलमुही, लाइट को भी अभी जाना था क्या?
रोजाना रात को चली जाती है। लाइट तो पूरे शहर में हमेशा रहती है, अब देखो बाहर भी लाइट है, सिर्फ तुम्हारे घर की ही गई है। तभी शांति समझ जाती है कि ये सीता का ही काम हो सकता है। इससे पहले कि शांति कुछ कहती, अंधेरे में कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज आती है और सभी हड़बड़ा जाते हैं। तभी अचानक से लाइट भी आ जाती है और बहू बाहर से आती है। सब देखते हैं कि रानी चेयर से नीचे गिरी बेहोश पड़ी है और उसका गला नीला हो रहा था और प्लेट के बगल में ही छिपकली गिरी हुई है। राम राम राम, ये कैसे हुआ? शांति, तूने तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। अरे ये समय बातों का नहीं है, रानी को अस्पताल लेकर जाने का है, चलो जल्दी करो। फिर सभी रानी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि खाने में छिपकली का जहर होने से रानी की हालत ऐसी हो गई है। यदि आप इन्हें सही समय पर ना लाती तो इनकी जान भी जा सकती थी। इतना सुनते ही सीता फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, और आंटी जी आप भी, ये सब मेरी ही गलती है। जिसके बाद सीता सबको सारी बात बताती है। तब तक वहाँ श्याम और उसके ससुर भी आ जाते हैं और सभी सीता की कंजूसी के बारे में सुनकर उसे बहुत नाराज हो जाते हैं। ये लीजिए बचत के 50,000 रुपए आंटी जी के इलाज के लिए, अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। जिसके बाद सीता का पछतावा देख सभी उसको माफ कर देते हैं और सीता अपनी कंजूसी की आदत छोड़कर एक अच्छी गृहिणी बनने की कोशिश में लग जाती है। नई बहू का जादुई अनोखा लहंगा। बिन तेरे सब सजा है, बिन तेरे कहाँ मजा है, याद पिया की आने लगी है भीगी भीगी रातों में। ये बन गई मेरी रील। अब मैं करूँगी इसे अपलोड और बन जाऊंगी रील क्वीन, और उसके बाद बनाऊंगी पतली कमरिया मोरी आए हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरी आए हाय हाय। बस यही रील बनाकर फोन के आगे 10 तरह के मुंह बनाने आते हैं, लेकिन एक चाय बनाने तक नहीं आती। तेरे शक्ल देखकर तेरे ससुराल वाले अपना पेट भरेंगे। अरे माँ, क्या हर समय चालू रहती हो? क्या करना है बताओ? खाना बनाने के लिए तो एक नौकरानी भी आ सकती है। शर्म कर ले, 2 दिन में शादी है तेरी, तुझे खाना बनाना तक नहीं आता। चल मेरे साथ, तुझे खाना बनाना सिखाऊं। और ये ले अपना लहंगा संभाल कर रख। हाय माँ, मेरा लहंगा आ गया। ये तो वही लहंगा है जिसे पहनने के लिए मैं कब से बेकरार थी। आखिरकार आपने सव्यसाची से मेरे लिए लहंगा बनवा ही दिया। अब एक रील इस पर भी बनाऊंगी। अरे नालायक, अभी से मत पहन लहंगा वरना खराब हो जाएगा। माँ, आपने वो गाना सुना नहीं है क्या? माँ, आपने वो गाना नहीं सुना है क्या? ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा, इसे ना हाथ लगा। तभी सरिता अपनी बेटी के कान पकड़कर उसे रसोई में लाती है और कहती है, चुपचाप खाना बना। मुझे नहीं सीखना माँ। ये दाल बना और इसमें स्वाद अनुसार नमक और हल्दी डाल। तब कशिश 1 चम्मच हल्दी और चुटकी भर नमक डालती है और गैस पर रख देती है। माँ, मैंने रख दिया। 2-3 सीटी आएगी और दाल बन जाएगी। 10-15 मिनट में तो सीटी आएगी, तब तक क्यों ना मैं अपना लहंगा पहनकर एक रील बना लूं। हाँ, ये सही रहेगा। ऐसा कहकर कशिश लहंगा पहनकर रील बनाने लगती है। तू लिया दे मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावा चुम चुम के, मन चावे तू मैनू शॉपिंग करा दे, मन चावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे, रिक्वेस्टा पाइया वे चिट्टियां कलाइया वे, ओ माही मेरी चिट्टियां कलाइया वे। ऐसा कहकर वो कशिश नाच ही रही थी कि सरिता उसे आवाज देती है, हे भगवान, सारी दाल जला दी, रसोई में तो है नहीं, थिरक रही होगी कहीं। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? मैंने दाल जला दी, अब तो माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। डर की वजह से वो जल्दी से रसोई में जाने लगती है कि तभी एक कील में उसका लहंगा फंस जाता है और फट जाता है। हे भगवान, दाल की वजह से मेरा लहंगा भी फट गया। अब तो माँ मुझे और भी ज्यादा सुनाएंगी। शादी का इतना शौक है, लेकिन सच में मुझे खाना बनाना नहीं आता। मर गई मैं अब तो, माँ मुझे बहुत सुनाएगी। तभी वहाँ पर सरिता आ जाती है और कशिश को सुनाने लगती है। कशिश का फटा हुआ लहंगा देखकर वो उसे और भी सुनाने लगती है। बस इसी की कमी थी, 1 रुपए नहीं है मुझे अब तुझे कुछ भी दिलाने के लिए, अब इसी में शादी कर लियो। पर माँ, मैं वो
कशिश टेंशन में आ जाती है और फिर अपने लहंगे को लेकर सही करवाने के लिए चली जाती है कि तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि अंधी होती है। वो औरत एक गाड़ी से टकराने वाली होती है कि तभी कशिश उस औरत को बचा लेती है। दादी, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और तो नहीं है, लेकिन तुम ये रख लो। ऐसा कहकर वो अंधी औरत कशिश को एक थैला पकड़ा देती है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसे रख लो। इसके बाद कशिश वो थैला लेकर आगे चली जाती है कि तभी वो कुछ सोचती है। अरे, उस बूढ़ी अम्मा को कैसे पता कि मेरी शादी होने वाली है? इसके बाद जब कशिश पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर कशिश घर आ जाती है और उस थैले को पलटती है। जैसे ही वो थैले को पलटती है, उसे हूबहू अपने जैसा ही लहंगा उसमें मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो औरत पक्का कोई भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता या खुद भगवान होंगी, तभी तो उसे मेरी शादी के बारे में पता था और उसने हूबहू मुझे मेरे वाला लहंगा ही दे दिया। थैंक यू सो मच गॉड। इसके बाद कुछ ही दिनों में कशिश और रवि की शादी हो जाती है। फिर जैसे ही गृह प्रवेश के लिए कशिश रवि के घर जाती है तो उसके लहंगे में से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे भाभी, आप लहंगे में सोने के सिक्के लटका कर लाई थी क्या? जो आपके गृह प्रवेश करते ही इतने सारे सोने के सिक्के गिर रहे हैं। आ जाओ बहू, आ जाओ। कशिश जैसे ही एक और कदम रखती है तो उसके लहंगे में से और भी सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये देखकर रवि कहता है, कशिश, मैं जानता हूँ तुम्हें लहंगे का बहुत शौक है। कहीं तुमने अपने लहंगे में सोने के सिक्के तो नहीं लगवा लिए हैं जो एक एक करके गिर रहे हैं? वही तो मैं भी हैरान हूँ। लगता है हमारे घर में बहू नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी प्रकट हुई है, जिसके हर कदम से सोने के सिक्के बरस रहे हैं। ये सब देखकर कशिश सोच में पड़ जाती है और मन ही मन कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं ये उन दादी के लहंगे की वजह से तो नहीं है? कहीं ये लहंगा जादुई तो नहीं, तभी ये सब हो रहा है? अरे, हमारी बहू ने आते ही हमें धनवान बना दिया। मेरी बहू से कोई भी काम नहीं करवाएगा। मेरी बहू एकदम सेठानी बनकर रहेगी। ये सुनकर कशिश मन ही मन कहती है, अरे वाह, मैं तो उस चीज से बच गई जो मुझे बिल्कुल भी करनी नहीं आती थी। इस लहंगे ने तो कमाल ही कर दिया। फिर कशिश अपनी सास से कहती है, ठीक है माँ जी। अरे वाह मेरी जान, तुमने तो आते ही सबका दिल जीत लिया। अब तुम्हें तो कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। अरे, रानी तो मैं खुद की वजह से बनकर रहूंगी। अरे, पर शादी तो मुझसे हुई है ना। लड़ना बंद करो। इसके बाद कशिश रवि के साथ अंदर अपने कमरे में आ जाती है और उसके लहंगे से सोने के सिक्के उछल उछल कर बाहर आते रहते हैं और एक कोने में इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन कशिश उस लहंगे को बदलकर दूसरे कपड़े पहन लेती है, जिससे कि वो जादू भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सारा जादू लहंगे के अंदर ही था। फिर कशिश एक झूले पर बैठी होती है और उसकी सास उसे हवा कर रही होती है। बहू, फ्रेश जूस, पास्ता, सैंडविच और जो भी चाहिए हो वो मुझे बता दे, मैं तेरे लिए ले आऊंगी। माँ जी, ये सब ले आइए, इन सब से मेरा पूरा दिन चल जाएगा। माँ जी, झाड़ू पोछा करना है? अगर करना है तो बता दीजिए। तभी वहाँ पर कशिश की ननद आ जाती है और कहती है, भाभी, उसकी जरूरत नहीं, मैंने सारा काम कर दिया है। भाभी, वैसे मुझे कल कॉलेज की फीस और ट्रिप के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तो आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं? कल जो इतने सारे सोने के सिक्कों की बारिश हुई थी वो कहाँ गए? बहू, उनसे तो मैंने जेवर बनवाने के लिए दे दिए हैं। ठीक है। इसके बाद कशिश वो लहंगा दोबारा पहनती है और फिर से उस लहंगे में से सोने के सिक्के की बारिश होने लगती है, जिसके बाद कशिश उसमें से थोड़े सोने के सिक्के निकालकर अपनी नंद को दे देती है, जिससे उसकी नंद अपने कॉलेज की ट्रिप पर चली जाती है। दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं। एक दिन कशिश के घर पर एक औरत आती है, जिसके हाथ में उसका 10 महीने का बच्चा होता है। वो कशिश से कहती है, दीदी, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को ठंड लग गई है। मेरे पास इसके इलाज के लिए पैसे नहीं है और इसका इलाज नहीं हुआ तो ये मर जाएगा। कृपया करके मेरी मदद कीजिए बहन जी। बहू, इसके बच्चे की तबीयत तो सच में बहुत खराब है।
मेरा जादुई लहंगा इसकी जान बचा सकता है। इसके बाद कशिश अपने कमरे में जाती है और उस लहंगे को दोबारा पहनती है और इस बार उस लहंगे में से पैसों की बारिश होने लगती है। कशिश उन सारे पैसों को ले जाकर उस औरत को दे देती है और वो औरत अपने बच्चे का इलाज कराती है। 2 दिन में उसका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो वापस से कशिश के घर आती है और उसका धन्यवाद करती है। अब इसी तरह कशिश अपने जादुई लहंगे से लोगों की मदद करने लगती है और साथ ही साथ अपने ससुराल में ठाट बाट से रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वीनी टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें।